टॉपिक कवर करते हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है। बैकग्राउंड रेडिएशन, जब भी हम अपनी रेडियो एक्टिविटी को किसी भी एलिमेंट से डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो उस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट करने वाला इक्विपमेंट है उसके अंदर हमेशा जो है चार्जेस रेडिएशन नज़र आ रही होती है। तो वो रेडिएशन इंडिकेट कर रही होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ रेडिएशन पहले से मौजूद है। तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं कि वो रेडिएशन है बैकग्राउंड रेडिएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। ये मैंने आपको बताया कि लेट्स से कोई मीटर है, ओके, ये रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक मीटर लगाया और इसको हमने यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है रेडियो एक्टिविटी को, डिटेक्ट्स रेडियो एक्टिविटी। जब हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं लेके आते हैं तो तब भी इधर रीडिंग शो हो रही होती है। तो ये रीडिंग क्या इंडिकेट कर रही होती है कि बैकग्राउंड में हमारे पास पहले से रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। तो यही रेडियो एक्टिविटी जो है बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। Everywhere in rock, soil, water and air of our planet are traces of radioactive elements. Radioactive elements हर जगह पे मौजूद है। These natural radiations are called background radiations. Alhamdulillah, हमारी body, our body is able to tolerate it. Places where the radiations are high is highly dangerous for health. ठीक है, तो जिस जगह पे ये रेडिएशन ज़्यादा होगी, बैकग्राउंड रेडिएशन, तो वो इंसानी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। द अर्थ एंड ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन इट also receive radiations from outer space. This radiation is called cosmic radiation. जो स्पेस से हमारे पास आ रही है अर्थ के प्लैनेट पे, that is what we call cosmic radiations. Cosmic radiations consist of protons, electrons, alpha particles and larger nuclei. The cosmic radiations, अब ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है जो कि आउटर स्पेस से हमारी अर्थ में आ रही है, इंटरेक्ट्स विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्स-रेज, म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से, के इंटरेक्शन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के साथ ये सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये थी छोटी सी डिस्क्रिप्शन कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है। बैकग्राउंड रेडिएशन ऐसी रेडिएशन है जो कि हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, क्योंकि हमारी जो रॉक्स हैं, सॉइल है, और वो जो है उसके अंदर हमेशा रेडिएशन हो रही होती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन ये ऐसी रेडियो एक्टिविटी है जो हमारी इंसानी सेहत के ऊपर असर अंदाज नहीं होती। और दूसरी टाइप ऑफ रेडिएशन हमने डिस्कस की, कॉस्मिक रेडिएशन। वो ऐसी रेडिएशन है जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ के बाहर से अर्थ पे आ रही होती है, और जब वो अर्थ पे आती है तो वो इंटरेक्ट करती है ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन बनाती है, और इसकी वजह से हमारे पास एक्स-रेज, म्यूऑन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्टार्ट हो जाता है एक दफ़ा, स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है, in which a parent unstable nuclei changes into a more stable nuclei, daughter nuclei, with the emission of radiation is called न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। वो प्रोसेस जिससे एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में, जो कि स्टेबल भी हो सकती है, मोर स्टेबल, यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्टेबल हो, वो फर्दर डिसइंटीग्रेट भी कर सकती है। ओके, तो पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है जो कि स्टेबल भी हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है, यानी वो फर्दर डिके भी कर सकती है। तो इस प्रोसेस का प्रोसेस जिसमें कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। ओके,
तो अब हम ये पढ़ते हैं कि अल्फा डीके कैसे होता है और बीटा डीके कैसे होता है। अल्फा पार्टिकल्स का डीके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लिया है, ये एटॉमिक मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, वो हीलियम 42 पे कंप्राइज करता है, हीलियम 42, यानी इसका एटॉमिक मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, यानी ये हीलियम पार्टिकल की तरह होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल अल्फा पार्टिकल। लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज होता है +2, इसके ऊपर एक चार्ज होता है +2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हीलियम एटम होगा, हीलियम एटम होगा तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन हीलियम आयन होगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के एक्स ए जेड, अब y है, इसमें से 4 निकल गया, a-4 और z-2, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गया और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है, ये अल्फा डीके है। फॉर एग्जांपल रेडियम एक पेरेंट न्यूक्लियाइड था जिसका एटॉमिक मास नंबर आपके पास 226 और एटॉमिक नंबर 88, जब इसमें से हीलियम 42 निकल गया तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर 222 हो गया, एटॉमिक नंबर जो है वो 86 हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई। इसी तरीके से हम आते हैं बीटा डीके पे। बीटा डीके में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर क्या है 0 और एटॉमिक नंबर है -1, तो ये हो जाएगा A Z-1 यानी Z+1 हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी तरीके से कार्बन एग्जाम्पल है इसका, कार्बन 14 6, जब इसमें से 0 निकला तो ये 14 रहा और 6 -1 यानी ये हो जाएगा आपके पास 7, तो ये आपके पास नाइट्रोजन बन जाती है। ओके, सो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे कार्बन था पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाइड, और यहाँ पे ये अब कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन के अंदर, डॉटर न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर, और एनर्जी रिलीज हो गई। ये आपके पास बीटा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह है, 0-1। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है गामा डीके। ओके, गामा पार्टिकल, गामा रेडिएशन के अंदर क्या होता है, गामा रेडिएशन, गामा पार्टिकल नहीं, देखिए ये पेरेंट न्यूक्लिया है, इस पे एक स्टेरिक बना हुआ है, इसकी हाई एनर्जी लेवल है। ओके, जब हाई एनर्जी लेवल से ये लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा होता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। गामा रेडिएशन हमने पहले बताया, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस ये पार्टिकल हाई एनर्जी लेवल पे, ये लोअर एनर्जी लेवल पे या स्टेबल होने की कोशिश कर रहा होता है, तो जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ रहे होते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही होती है। ओके, ये एनर्जी जो है गामा रेडिएशन कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब कोबाल्ट है आपके पास, इसकी हाई एनर्जी लेवल थी, ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, एक कोबाल्ट सेम ही एलिमेंट है लेकिन इसमें से गामा रेडिएशन निकल गई जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो गई। गामा रेज आर यूजली इमिटेड अलॉन्ग विथ आइदर एंड, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर हम जो 3 मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, उनको हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हम पहुंचे थे गामा रेडिएशन पे और ये बात बता के गामा रेडिएशन को कंप्लीट करते हैं कि गामा पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली हमेशा उस वक्त गामा रेज उस वक्त इमिट होती हैं, गामा पार्टिकल्स नहीं सॉरी गामा रेज उस वक्त इमिट होती हैं जब कभी अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स जब रिलीज हो रहे होते हैं तो गामा रेज यूजुअली इमिट हो रही होती है। गामा रेज आर यूजुअली इमिटेड अलोंग विद आइदर एन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। अब हम पढ़ते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन।
देखिए, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली क्या है कि हीलियम न्यूक्लियस की तरह होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम क्या होता है आपके पास, लेट्स से हीलियम है आपके पास 4 और 2, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है आपके पास 4, ये है ए, और जेड एटॉमिक नंबर है आपके पास 2। तो इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 - 2 2। तो बेसिकली ये हीलियम न्यूक्लियस की तरह है, लेकिन हीलियम एटम की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज होता है +2, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हीलियम न्यूक्लियस की तरह मैच करता है, लेकिन हीलियम एटम की तरह नहीं होता, क्योंकि हीलियम एटम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके पास +2 चार्ज होता है। इसके पास जो है अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज हो रहा होता है। तो इस वजह से ये हीलियम +2 यानी हीलियम आयन को इंडिकेट कर रहा होता है। ओके, an unstable nucleus with large protons and neutrons may decay by emitting alpha radiation। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, बेसिकली ये होता है कि 81 से ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन्स, तो वो अनस्टेबल में आ जाते हैं, वो एलिमेंट जो है अनस्टेबल में आ जाते हैं, तो वो डीके करते हैं, और जिसकी वजह से आपके पास एक अल्फा रेडिएशन इमिट हो रही होती है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, बीटा रेडिएशन क्या है कि बीटा रेडिएशन जो है वो स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होते हैं, क्योंकि E0-1 ये बीटा पार्टिकल का है, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को रिसेंबल करता है। तो ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जब बीटा रेडिएशन हमारे पास इमिट हो रही होती है। एन अनस्टेबल न्यूक्लियर विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स में इजेक्ट बीटा पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गामा रेडिएशंस पे। गामा रेडिएशंस जो है फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स होते हैं, ये एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, ये एनर्जी होती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल्स नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमने पहले समझाया था कि जब हाई लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं या ट्रांसफ़र हो रहा होता है एटम्स के अंदर, तो तब एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल गामा रेडिएशन। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of very high frequency and short wavelength emitted by the unstable excited nucleus। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी। तो अभी क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है, इनकी जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इनकी वेवलेंथ जो है लेस होती है। ओके, अब हम आते हैं आयनाइजिंग इफेक्ट की तरफ। The phenomenon by which radiation split matter into positive and negative ions is called ionization। आयनाइजेशन, जब ये आपकी रेडिएशन किसी भी, ये अल्फा पार्टिकल है या बीटा पार्टिकल है या गामा है, ये जब पास हो रहे होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम से, तो ये उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं या उनकी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है तो वो एटम अब न्यूट्रल नहीं रहता, इस वजह से वो चार्ज हो जाता है या आयनाइज हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर आयनाइजिंग इफेक्ट होता है। All three kinds of radiation, that is alpha, beta and gamma, can ionize the matter। अल्फा पार्टिकल हैज़ द, क्योंकि ये हैवी होते हैं,
इनकी जो आयनाइजेशन है, पावर ऑफ आयनाइजेशन एज कंपेयर टू बीटा और गामा सबसे ग्रेटेस्ट होती है। तो आयनाइजेशन जो है अल्फा पार्टिकल्स की, आयनाइजेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स is highest. Rate of ionization of alpha particles is highest. While passing through matter. Okay? क्यों होती है? क्योंकि ये heavy particle. It is due to large positive charge and large mass of alpha particle. इनके पास खुद पॉजिटिव चार्ज होता है +2, जो हमने बताया था कि ये हीलियम न्यूक्लियस की तरह होते हैं, हीलियम 42, लेकिन इनके ऊपर चार्ज होता है +2। अब ये चार्ज और खुद हैवी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आयनाइज करते हैं हमारे मैटर को। ओके, इसके बाद हम आते हैं बीटा पार्टिकल्स को। बीटा पार्टिकल्स आयनाइज मच लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, और सबसे लोएस्ट जो आयनाइजेशन पावर है वो गामा रेज का है, इज लेस देन बीटा पार्टिकल्स। क्योंकि गामा रेज हैं वो पार्टिकल्स तो है नहीं, गामा रेज है, तो वो जो है उनका मास भी नहीं है। ओके, और वो जब गुजरते हैं तो उनकी आयनाइजेशन इतनी नहीं होती जितनी बीटा और अल्फा पार्टिकल्स की होती है। अब ये ड्राइंग है, ये बता रही है कि ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके पास। जब ये एक न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल से गुजर रहे हैं तो इस गैस मॉलिक्यूल्स को या तो पॉजिटिवली चार्ज कर देते या नेगेटिवली चार्ज कर देते या आयनाइज कर देते। तो अल्फा पार्टिकल्स causes intense ionization in a gas। इसके बाद अब हम देखते हैं कि बीटा पार्टिकल्स का क्या की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन। तो ये बीटा पार्टिकल्स है आपके, ये देखिए आयनाइजेशन हो रही है ये न्यूट्रल के ऊपर, न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर या गैस पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन इतनी नहीं है जितनी के बीटा पार्टिकल्स की होती है। और ये गामा रेज जो है ये एनर्जी की फॉर्म में ये गुजर रही हैं और आयनाइजेशन बहुत ही कम है, इज लेस देन बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फा पार्टिकल्स गामा की। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, टॉपिक है हमारा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। पेनिट्रेशन पावर हम देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, कि कितना वो उसके अंदर जा सकता है या पेनिट्रेट कर सकता है। कोई भी रेडिएशन अगर कितनी मैटर के अंदर जा सकती है, किस मैटर से हम स्टॉप कर सकते हैं उसको, दैट इज व्हाट वी कॉल द पेनिट्रेशन पावर। उसकी कितनी अंदर तक वो पेनिट्रेट कर सकता है। Alpha particles has the shortest range because of its strong interacting और ionizing power। क्योंकि ये heavy होते हैं और जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है और पेनिट्रेशन पावर जो है इनकी सबसे कम होती है, यानी बीटा और गामा के। द गामा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस of concrete. It is due to their large speed and neutral nature। सबसे ज़्यादा गामा की मैक्सिमम पेनिट्रेशन होती है क्योंकि ये रेडिएशन है और इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, और सबसे ज़्यादा मिनिमम इनकी आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन पावर, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, बीटा रेडिएशन जो है दरमियान में होते हैं। बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद मैटर
ड्यू टू इट्स चार्ज, ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, एंड हैज़ अ शॉर्ट रेंज एज कम्पेयर टू गामा रेडिएशन, स्ट्रांगली इंटरेक्ट, और ये जो है इंटरेक्ट करते हैं विथ मैटर। तो हमने ये देखा कि बीटा की जो है इंटरेक्शन पावर जो है वो अल्फा से कम है, अल्फा से कम है, क्योंकि अल्फा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग और आयनाइजिंग पावर। ठीक है, द बीटा रेडिएशन strongly interacts with matter due to its charge and has a short range as compared to gamma radiation. इनकी जो रेंज है वो कम होती है। देखिए, alpha particles has a range of few centimeters in air, beta particles has a range of several meters in air, और gamma have maximum penetration. मैक्सिमम पेनिट्रेशन होती है गामा की, मैक्सिमम पेनिट्रेशन। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इसी टॉपिक को। तो ये सबसे ज़्यादा, अब ये देखें, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है आपके पास, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि ईजिली स्टॉप हो जाते हैं बाय पेपर, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो दरमियान में होते हैं, ये एल्युमिनियम से स्टॉप हो जाते हैं, और गामा रेज जो है वो लेड से स्टॉप होती है। आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। इसको अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर हमने बताया था चार्ज होता है +2, और ये हीलियम 4 2 को इंडिकेट कर रहे होते हैं विद अ चार्ज ऑफ +2। इनका जो ये किसको रिजेंबल कर रहे होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। ये किसको रिजेंबल कर रहे होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस, एंड नॉट हीलियम एटम, क्योंकि हीलियम एटम के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि क्योंकि इनके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हीलियम न्यूक्लियस को तो करते हैं लेकिन हीलियम एटम को नहीं कर रहे होते। अब अगर बीटा पार्टिकल को देखें तो उनके ऊपर चार्ज क्या है? -1 है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अल्फा की लीस्ट पेनिट्रेशन है, कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर, यह अभी हमने देखा। मीडियम पेनिट्रेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम, हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय लेड। ओके, अब ट्रांसम्यूटेशंस देखते हैं, ये कैसे न्यूक्लियस को चेंज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल्स जब होते हैं तो वो A-4 कर देते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर में से जिसके अंदर से अल्फा रेडिएशन होगी, तो वो जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है, ये अनस्टेबल न्यूक्लिया है, और ये स्टेबल की तरफ जा रहा है, स्टेबल, मोर स्टेबल न्यूक्लियर। लेकिन यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे रेडिएशन रुक जाए या ये कम्प्लीटली स्टेबल है, ये फर्दर रेडिएशन या फर्दर डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होता है कि उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है बाय 4, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है बाय 2, और जो न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉन्स हैं, वो आपके पास हो जाते हैं 2, क्योंकि आप ये देखें कि A आपके पास है 4, Z आपके पास है 2, तो आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी हो गई? Z के बराबर 2, और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी? 4 - 2 यानी 2। तो इस वजह से न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो 2 होती है, लाइक हीलियम एटम बट विथ अ पॉजिटिव 2 चार्ज, और एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह हमने पहले भी बताया था कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे होते हैं तो उस वक्त गामा रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही होती है। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था। अब यही बीटा पार्टिकल्स के लिए देखते हैं कि वो ट्रांसम्यूटेशंस कैसे करते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी निकलते हैं, जैसे ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कार्बन है इस वक्त अनस्टेबल, और ये मोर स्टेबल, ठीक है, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकला,
एटॉमिक मास नंबर इसका 0। तो एटॉमिक मास नंबर जो है पेरेंट न्यूक्लियाई का वो चेंज नहीं हुआ डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 1, क्योंकि हमने बताया था 6 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 7। आई होप सो ये आपको क्लियर है।